धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके बाद आने वाले तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यूपीए यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कुछ स्थिति ऊपर नीचे की भी बताने की कोशिश की जा रही है या दिख रही है। लग ये भी रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार भी बन जाए। लेकिन सारे एग्जिट पोल जब आप देखेंगे तो उसमें एक शख्स की भूमिका पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो नाम है नीतीश कुमार, जो पिछले 15 साल से बिहार के सीएम हैं। कहा जा रहा है कि वो या तो 30, 35 या 40 तक सिमट के रह जाएंगे। तो यहीं से सवालों का जन्म शुरू होता है कि आखिर नीतीश कुमार की अगर यही नतीजे आए तो ये स्थिति क्यों हुई। क्या इस स्थिति के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो रस्साकसी चल रही थी लंबे अरसे से वो इस जिम्मेदार हैं, चिराग पासवान जिम्मेदार हैं या फिर जो तेजस्वी यादव महागठबंधन है वो जिम्मेदार हैं। तो इसी पे अपनी बातचीत को फोकस रखने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की इस हालत के जिम्मेदार असल हैं कौन। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे बिहार से जूम के जरिए पत्रकारिता का एक बड़ा नाम है ओम प्रकाश अश्क जी। आसपास के तमाम इलाकों में जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल, यहाँ पर उनकी पत्रकारिता का लोहा माना जाता है। आए दिन आप देखते होंगे तमाम डिबेट शो में वो नजर आते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल की हमें भी टाइम दे देते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया पहले वक्त देने के लिए सर। चलिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि नीतीश कुमार अगर 30-40 तक सिमटे सर तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? दोनों को जिम्मेवार मानना जरूरी है। दोनों की जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जितने अच्छे काम किए उसमें एक जो उनसे चूक हुई है, चूक उसे नहीं कहेंगे लेकिन लापरवाही, वो लापरवाही हुई जिसका खामियाजा उनको बड़े पैमाने पर भोगना पड़ रहा है जी। वो बड़ा पैमाना है कि आम आदमी से कट जाना, वोटरों से कट जाना। और वो वोटरों से कटने की बात यानी आम आदमी से कटने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको याद होगा जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने जी तो उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल था कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या अफसरशाही, ये दोनों डिमोरलाइज थी और इसको मोरलाइज करने के लिए उन्होंने एक खुली छूट दी। आप अपने ढंग से मामलों को देखें, आप अपने ढंग से काम करें, आप अपराधियों से भी निपटें, आप सुरक्षा के उपाय करें और इसमें कोई टांग अड़ाने की कोशिश करें, यहां तक कि हमारा एमएलए एमपी भी हो तो उसकी बात ना सुने जी। अगर इसके पहले की प्रेस में भी बताएं तो आपको ये मालूम होगा कि यह महसूस नीतीश कुमार को ऐसा क्यों हुआ। इसके पहले की स्थिति ये थी जिसको जंगल राज के रूप में लालू राबड़ी के शासन को कहा जाता है। उस दौरान बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते थे या छोटे भी पकड़े जाते थे तो सीएम हाउस से या उनके रिश्तेदारों के यहाँ से या लालू राबड़ी के करीबियों के यहाँ से फोन जाते थे और थाने से छोड़ दिए जाते थे। ठीक है। अधिकारी कोई काम करता था, कुछ प्लान करता था तो जनप्रतिनिधि या उनके करीबी लोग जाके उसमें टांग अड़ा देते थे जी। कि सड़क यहाँ से नहीं जाएगी, सड़क वहां से जाएगी, कम्युनिटी हॉल यहाँ नहीं बनेगा, कम्युनिटी हॉल वहां बनेगा जी। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से काम नहीं कर रही थी जी। तो नीतीश को ये लगा। ये भी आपको प्रसंग एक याद होगा कि खैनी बनवाना या पीकदान मंगाना आईएएस अफसरों से या चीफ सेक्रेटरी से, ये लालू के बारे में कहा गया जी। तो नीतीश को ये लगा कि ब्यूरोक्रेसी को अगर हम खुली छूट देंगे, जो डिमोरलाइज ब्यूरोक्रेसी है वो अगर मोरलाइज हो जाएगी तो शायद स्थितियां बदल जाएं। और उनका यह नुस्खा कारगर भी रहा जी। कारगर यह रहा कि उसी दौर में आपको याद होगा कि बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए। ठीक है। बड़े अपराधियों में दो नाम अगर गिनाए तो आनंद मोहन का नाम गिना सकते हैं, शहाबुद्दीन का नाम गिना सकते हैं जी। उस दौर में सारे काम अच्छे हुए जी। इसीलिए उस दौर को सुशासन का नाम दिया गया और सुशासन का नाम रात में आना जाना, अपराधों में कमी आ गई। जाहिर है कि जब अपराधियों पर अंकुश लगा तो कमी आई नहीं थी तो इससे उनका सुशासन का एक स्वरूप बना और उसकी नाम से वो सुशासन बाबू भी कहे जाने लगे जी। जब दूसरा चुनाव आया यानी 2010 का चुनाव आया, सॉरी
2010। 10 का। हाँ, जी। तो 2010 के चुनाव में भी उन्होंने वही नुस्खा अपनाया जो 2005 के चुनाव में अपनाया था। ठीक है। तो नतीजा ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी जो पहले 5 साल बड़ी ईमानदारी से काम कर रही थी, जी। उसको लगा कि अब तो हमारे ऊपर कोई नजर रखने वाला है नहीं, कोई अंकुश लगाने वाला है नहीं, तो वो बेलगाम होती गई। और 2015 क्या 2020 तक वो इस कदर बेलगाम हुई कि जहां 5 रुपए का काम होना था वो 50 रुपए में होने लगा, 500 रुपए में होने लगा, मनमानी पैसे मांगे जाने लगे, थाने में से पैसे मांगे जाने लगे, ब्लॉक लेवल पर। एक आम आदमी की जरूरत आप महसूस करें अगर, तो आम आदमी की जरूरत क्या होती है जो गांव में रहता है, उसको जरूरत पड़ती है पंचायत सेवक के पास जाना, जी। अपनी जमीन की रसीद कटाना, म्यूटेशन कराना, जी। या ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर से खाद बीज लेना, जी। या बीडीओ सीओ से जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाना, या मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में मदद लेना, जी। या पशुपालन के लिए मदद लेना। इन सारी चीजों में इतने पैसे की मांग होने लगी और इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं था, कहीं कोई शिकायत सुनने वाला नहीं था। तो इसका खामियाजा आम आदमी जो था वो धीरे धीरे नीतीश कुमार से नाराज होता गया। मैंने एक बड़ा पैमाना नाराज हुआ, और जिसका नतीजा अगर ये एग्जिट पोल वास्तविक पोल में, वास्तविक परिणाम में बदल जाते हैं, असली परिणाम में बदल जाते हैं, तो सीधे सीधे ये मानना चाहिए कि एक बड़ा कारण नीतीश राज में नौकरशाही का बेलगाम हो जाना है। दूसरा कारण आपने बताया नीतीश राज में नौकरशाही बेलगाम हो गई और पब्लिक से, जनता से नीतीश कुमार की दूरी हो गई, जो दिखाई भी दी कोरोना के दौर में वो घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वो गिरना तो बहुत पहले शुरू हो गया था। अगर 2015 के चुनाव की बात करें, लालू प्रसाद यादव का वोट तो इनके हक में आया, लेकिन जेडीयू का वोट लालू प्रसाद के हक में नहीं गया। अगर उस वक्त भी इन्होंने ऐसे ही बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो आपको नहीं लगता है कि इनका हश्र उस जमाने में भी 40-50 सीटों पर ही रह जाता? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर हो जाइए कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़के बराबर सीटों पर दोनों लड़े, एक को 80 सीटें आई, एक को 70 सीट आई या 71 सीट आई, यानी जेडीयू को। तो इसमें भी अंतर आपको दिखा। हुआ ये दरअसल कि नीतीश कुमार का जो वोटर है उनकी अपनी जाति का वोटर तो है नहीं जी, या होगा भी तो वो इतना मार्जिन है उसका 6% या 7% का, तो उससे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं जी। तो नीतीश कुमार का वोट बैंक दलितों में था, जिन दलितों के 2 वर्ग उन्होंने बना दिए, दलित और महादलित। एक आसमान जाति को छोड़ के बाकी दलितों को उन्होंने महादलित बना दिया, उनको विशेष तरजीह दी, विशेष सुविधाएं दी। यानी दलितों में भी उन्होंने पैठ बना ली, मुसलमानों में भी उन्होंने पैठ बना रखी थी। लालू शासन के बाद तो थोड़ी बहुत वहां से तो मदद मिलनी ही थी जी। तीसरा की पिछड़ी जातियों में भी उनकी पैठ बन गई थी अच्छी खासी। और सवर्णों के वोट, जहां जेडीयू का कैंडिडेट था वहां तो सवर्णों का वोट भी उनको मिला, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट अगर नहीं था, भाजपा कम सीटों पर लड़ी थी, तो इसका लाभ नीतीश कुमार को मिला। इसलिए 2015 में आप कहें तो 70 सीटें उनको आ गई थी। इतनी बुरी गत उस वक्त नहीं हुई थी। क्या ओवर कॉन्फिडेंट लेके डूब गया नीतीश कुमार को? उन्हें लगता था मैं जिस ओर रहूंगा उधर ही जीत होगी, वही सरकार बना लेंगे। जैसे वो कहते हैं मैं महागठबंधन के साथ था तो वो जीत गए, उससे पहले बीजेपी के साथ था तो वो जीतती थी, अब फिर से मैं बीजेपी के साथ हूं तो बीजेपी जीतेगी। ये ओवर कॉन्फिडेंट भी लेके डूबा है उनको? ये बेशक ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है कि पिछले बल्कि 1995 के बाद से ही आप कहें तो कोई भी एक दल अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहा। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी भी हो। आरजेडी को भी अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश के सहारे ही जाना पड़ा मैदान में। तब वो 2015 की सरकार बनी जो 18 महीने तक एक साथ चली, 18 महीने बाद फिर दोनों अलग हुए। अच्छा सर, अगर इन सारी चीजों को हटा दें तो मुझे लगता है एक चीज सबसे बड़ी ना उभरेगी, नीतीश कुमार का कुर्सी से प्रेम। सत्ता के लिए वो पहले महागठबंधन के साथ चले गए, फिर उनको छोड़ के फिर 18 महीने बाद बीजेपी के साथ आ गए। लगता नहीं है कि कुर्सी से जो प्रेम था वो उनको ले डूबा है? बेशक जो चार, अगर हम लोग एक एक करके देखेंगे तो अलग हो जाएगा। हम एक साथ अगर देखें तो नीतीश कुमार के हराने में एक तो नौकरशाही की हम लोगों ने गिनती कर ली, दूसरा कि उनका कुर्सी प्रेम। कुर्सी प्रेम इसलिए कहेंगे
कि वो कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, कुछ दिनों के लिए वो महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ महागठबंधन बना लिया कांग्रेस के साथ कुर्सी के लिए, और कुर्सी के लिए ही उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया। तो ये इनकी छवि जो बनी, जिसके लिए इनके लिए एक व्यंग्य का शब्द इस्तेमाल पलटू राम विपक्ष करता रहा, ये छवि तो उनकी बन गई। ये दूसरा कारण था। तीसरा जो बड़ा कारण था कि राजनीतिक तौर पर भी जो नेता विधायक या सांसद चुने जाते हैं, वहां भी इन्होंने एक चौकड़ी बनाई। उस चौकड़ी से ये बाहर नहीं गए। ये अपने आम विधायकों की बात नहीं सुनते थे। उन अपने विधायकों की बात सुनने के लिए भी उनको वाया मीडिया जाना पड़ता था। आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, ये 4, 5, 6 लोगों की टीम बना दी इन्होंने, और लोगों को अपनी बात कहने के लिए भी इनके माध्यम से जाना पड़ा। तो अपने लोगों से भी ये कटते रहे। तो आपने बताया ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई, जनता से दूरी बना ली और 2-4 लोगों के बीच सिमट के रह गए, और कुर्सी का लालच। लेकिन मुझे लगता है इससे भी आगे अगर एक चीज जाके और सोची जाए, एक शख्स जो अपने आप को कह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, अचानक कुर्सी के लालच में वो अपने आप को सीएम तक सीमित कर लेता है। यहीं से दूसरी जो पार्टियां, यानी कि दूसरी से मतलब है भाजपा, उनको मौका मिला कि इनको समेट के अब यहीं कर दो और खत्म कर दो। देखिए, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि भाजपा को इनको समेटने का मौका मिला, या भाजपा ने रणनीतिक ढंग से इनको समेटने की योजना बनाई। यह इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद होगा कि टिकटों का बंटवारा हुआ तो बड़े आम राय से, लेकिन अंत तक टिकटों के लिए जो लड़ाई झगड़े, मुफलौवल या बनाना रुठना ये सब चलता रहा, वो इन लोगों के लिए, एनडीए के लिए कहीं पक्ष में नहीं जा रहा था। अंतिम समय में भी नीतीश कुमार को इस बात पर आपत्ति थी कि चिराग पासवान के खिलाफ अगर बीजेपी कोई साफ स्टैंड नहीं लेती है, क्लियर स्टैंड नहीं लेती है, तो हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाएंगे। और वो उन्होंने किया कि बीजेपी को इसके लिए बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा, और उस मीटिंग में भी कहना पड़ा कि चिराग पासवान की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में वही होगा जो नीतीश कुमार को नेता मानेगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को ही नेता मानती है और इनके ही नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन तो चिराग पासवान की लेकिन ये बताइए सर, क्या बीजेपी ने ये तो कह दिया कि हम नेता नीतीश को मान के चलेंगे, ये भी कह दिया अगर सीटें कम आएंगी तो भी हमारे नेता जो हैं नीतीश कुमार रहेंगे, वो सीएम रहेंगे। लेकिन साथ में रह के जिस तरीके से नीतीश के साथ किया, प्रधानमंत्री का मंच पे उनके साथ भाषण देख लीजिए, वो विज्ञापन देख लीजिए जिसमें प्रधानमंत्री खुद नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। आदित्यनाथ योगी को देख लीजिए, या नीतीश कुमार का ये बोलना देख लीजिए कि भाई नौकरी कहां से दोगे, पैसा कहां से आओगे, उसके जवाब में बीजेपी का कहना कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं सर? ये तमाम चीजें मैं बोल रहा हूं कि रणनीति ऐसी बनाई बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरने की कि सबसे पहले चिराग पासवान को उसने खुला छोड़ दिया, और आज नहीं छोड़ा, एक दिन में नहीं छोड़ा, अंतिम समय में नहीं छोड़ा, बल्कि 7-8 महीने पहले से उनके पीछे लगा दिया। जिनका एक सूत्री काम था कि राज्य सरकार यानी नीतीश के मुख्यमंत्रित्व वाली जो सरकार है राज्य में, वह सरकार निकम्मी है, वह जनता की नहीं सुनती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े रणनीति के तहत कि नीतीश को कैसे निपटाना है, उसने चिराग पासवान को नीतीश के पीछे 6-8 महीने पहले लगा दिया। रामविलास पासवान के रहते, जो रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन के बैठे हुए थे, उनका बेटा उसी एनडीए की सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहा था बिहार में, और नीतीश की खटिया खड़ी कर रहा था। लगातार उनकी नाकामियां एक एक मुद्दे पर वो गिना रहे थे। दूसरा कि इसके बावजूद बीजेपी ने चिराग पासवान के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा कि चुप हो जाओ, ऐसा मत करो, चुनाव सामने है, इससे नुकसान होगा। चिराग अपना करते रहे। चिराग 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात करते रहे चुनाव की घोषणा के ठीक पहले कि हम 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, वरना हमको इतनी सीटें चाहिए। 143 की मांग भी की और कहा कि 143 सीटें नहीं मिली तो हम उतने पर उम्मीदवार उतारेंगे।
तो ये सब चीजें होती रही। उम्मीदवार उतारा भी, और उम्मीदवार उतार के बिल्कुल अपने अनुरूप कि उन्होंने उन भाजपा के नेताओं को अपने यहाँ जगह दी जिनको भाजपा एकोमोडेट नहीं कर पाई। ठीक है आपने मार्क किया होगा जी। कि 6 नेता भाजपा के ऐसे आए जो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनके सर जीतने की संभावना। मैं इसी बात को समझना चाहता हूं कि एक तरफ तो चिराग पासवान को लगा दिया और खुद नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने लगे। विज्ञापन छापते हैं प्रधानमंत्री, उनका नीतीश कुमार का फोटो नहीं देते हैं, मंच पे खड़े होकर राम मंदिर की बात करते हैं नीतीश कुमार की मौजूदगी में। मैं एक एक करके, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं और वो भी इसी तरीके से नीतीश कुमार का एक तरीके से उपहास उड़ाते हैं या उनको अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। सर ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वही एक एक करके, एक तो चिराग पासवान को उतारा जी। चिराग पासवान ने 2 तरह का नुकसान किया। ठीक है, एक तो अपने उम्मीदवार देके नीतीश के उम्मीदवारों के, खास करके नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतारा जी ताकि उनके वोट कटें, इसीलिए वोट कटवा भी कहा गया उनको। चलिए, वोट काटा उन्होंने। दूसरा कि जब बीजेपी ने विज्ञापन दिया, पूरे पन्ने का सारे अखबारों में विज्ञापन दिया, तो उसमें सिर्फ मोदी की तस्वीर थी जी। दूसरा कि दूसरे दिन जब जेडीयू ने अपना विज्ञापन दिया जी, ये पहले फेज के चुनाव के आसपास की बात है जी, तो जेडीयू ने अपने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगाई। उसी दिन इस बात का एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, उनके सहारे भाजपा नहीं जीतेगी बल्कि भाजपा के सहारे अब उनको जीतने की जरूरत महसूस होने लगी। ठीक है। दूसरा तो एक विज्ञापनों का अंतर्विरोध दिखा। तीसरा अंतर्विरोध ये दिखा कि नरेंद्र मोदी जिस सभा में भाषण कर रहे थे कि हमारे ही इस देश के कुछ लोग जो ये मजाक उड़ाते थे कि रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो आज मजबूरी में ताली बजा रहे जी। ठीक यही भाषण इसी अंदाज में नीतीश कुमार ने 2015 में दिया था कि भाजपा पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि वो लोग रामलला को तो कब से ला रहे हैं, तारीख भी नहीं बता रहे। तो ये इशारों में एक कंट्राडिक्शन दिखा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों में या एनडीए के भीतर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी। तीसरा अंतर्विरोध दिखा कि जब आदित्यनाथ योगी ने कहा कि बिहार में घुसपैठ करने वाले लोग हैं, अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो घुसपैठियों को बाहर करेंगे जी। इसके खिलाफ दूसरे ही दिन नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी कि घबराने की बात नहीं है, इस देश में इस राज्य में कोई घुसपैठिया नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं निकाला जाएगा। यानी एक कंट्राडिक्शन एनडीए के भीतर ये दिखा। तो ऐसे कई कंट्राडिक्शंस, नौकरी वाला भी टकराव, नौकरी वाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं जिसमें बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे और नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरी नहीं दे पाएंगे। हाँ, अब अंतिम में आते हैं। जो अंतिम 2 मोमेंट ऐसे आए हैं। पहला मोमेंट यह है जो बहुत क्रूशियल भी रहा कि जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की, बड़ा आकर्षक था और इस कदर आकर्षक था कि यह न सिर्फ बिहार के चुनाव का मुद्दा है बल्कि आने वाले समय में ध्यान रखिए ये पूरे राष्ट्रीय चुनाव, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनने वाला है। जहां जहां विधानसभा के चुनाव होंगे या आम चुनाव 2024 में जो होगा उसमें भी ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जी। तो यह मुद्दा जब तेजस्वी यादव ने दिया तो नीतीश कुमार ने उसको मजाक में उड़ाया। मजाक ऐसा किया कि तेजस्वी के पिता के नाम पर भी उन्होंने उंगली उठा दी कि तुम नोट कहां से ले आओगे, 3 नौकरियां देने के लिए नकली नोट छापोगे, कहां से लाओगे, कि जेल से ले आओगे, जेल में लालू प्रसाद ही बंद है तो सीधे सीधे ये। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो संकल्प पत्र एनडीए का, वैसे संकल्प पत्र तो भारतीय जनता पार्टी का था लेकिन वो एनडीए में शामिल है इसलिए एनडीए का भी माना जा सकता है जी। उसने कहा कि हम तो 19 लाख रोजगार देंगे जिसमें पहले ही साल में हम 3 लाख नौकरी शिक्षकों की देंगे, डॉक्टरों की देंगे। तो ये और अंतिम कि जिस दिन नीतीश कुमार की चुनावी सभा
या बल्कि कहिए कि अंतिम चरण के चुनाव का अंतिम दिन था, उस दिन नीतीश कुमार अचानक यह बात कहते हैं, जहां सब लोग कहते हैं कि अगले 20 साल 30 साल नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी के शासन में बिहार विकासशील से विकसित हो जाएगा जी। वहां अंतिम दिन अपील कर दी और घोषणा कर दी नीतीश कुमार ने, बिना किसी को बताए, बिना किसी को विश्वास में लिए। अगर विश्वास में लिए होते तो शायद ये बात कहीं क्षण की निकली होती। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और आखिरी बार आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, अंत भला तो सब भला। तो ये लगातार एक, हाँ, सब भला जी, अंत भला तो सब भला, एक, लेकिन अंत भला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से अंत हो रहा है नीतीश कुमार की राजनीति का, नीतीश कुमार के पूरे व्यक्तित्व का अंत हो रहा है, क्या उसके लिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अपनी पूरी अदावत निकाल ली है और चुन चुन के उनसे बदले लिए हैं? ये सीधे तौर पर और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते, एक आदमी होने के नाते कोई भी ये महसूस कर सकता है कि जिसका अपमान लगातार हुआ हो, जिस आदमी ने किया हो, वो उसके प्रति फूल माला लेकर तो नहीं खड़ा होगा। उससे समय का इंतजार जरूर करेगा कि वो समय अच्छा कब आएगा, कब ऐसा अवसर आए कि हम अपने बदलाव साध लें। आपको इसी प्रसंग में याद दिलाएं कि नरेंद्र मोदी की जो आलोचना, बल्कि उनसे नफरत का जो भाव नीतीश कुमार ने 3 ऐसे मौकों पर प्रकट किया, जब मुख्यमंत्री रहते, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते, बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने पैसा भेजा तो नीतीश कुमार ने वापस कर दिया, कहा कि वो उनका पैसा हम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ही थे, उनके बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आने की बात थी भाजपा की ओर से, तो नीतीश कुमार ने कह दिया भाजपा के साथ रहते हुए कि उनको नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रवेश नहीं करने देंगे। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी आए तो उनके साथ एक भोज का आयोजन हुआ, उस भोज में वो शामिल नहीं हुए। चौथी बार जब नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा भाजपा ने ये की कि अगले भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, तो उसी नाम पर नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी। आपको याद होगा। बिल्कुल याद है सर। और इन्हीं तमाम चीजों का, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में टीस थी, और वो टीस पड़े ही आज बिहार में सरकार न बनी हो, कुछ हद तक कम जरूर हुई होगी। अब यहाँ एक सवाल मुझे बताइए, क्योंकि सारी भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर सीटें भी कम आएंगी तो भी नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। क्या सीएम बनाया जाएगा उनको एनडीए का अगर सरकार बनी तो? देखिए, किसकी रणनीति क्या है ये कहना तो या जगजाहिर तो होता नहीं है, वो बड़े भीतर की चीज होती है। लेकिन एक सामान्य सा सवाल है कि अगर कोई दल ज्यादा सीटें लेकर बड़ा दल के रूप में अगर जेडीयू उभरता या उभरता है, उभरता अभी ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अभी आंकड़े आने बाकी हैं, असली चुनाव तक का परिणाम अभी बाकी है, ठीक है, हम तो एग्जिट पोल के हिसाब से बात कर रहे हैं जी। तो अगर जेडीयू बड़े दल के रूप में उभरता है भाजपा से आगे, तब ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो मुख्यमंत्री रहेंगे जी। अगर जेडीयू के बारे में जो आशंका जताई जा रही है कि 25 से 35 सीटों पर या 40 सीटों पर जेडीयू सिमट कर रह जाएगा और बीजेपी एनडीए में बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, अगर 5-10 सीटें चिराग पासवान को भी मिल जाती हैं और मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति आती है, तो हमको जो लगता है, जितना मैं समझता रहा हूं, कि नीतीश कुमार नैतिक आधार पर खुद ही कहेंगे कि चूंकि मैं बड़े दल का नेता नहीं हूं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बनने से इनकार करता हूं, आप लोग जिसे चुन लें, मैं आप लोगों के साथ हूं। तो क्या फिर केंद्र की राजनीति जी, तो क्या फिर वो केंद्र की राजनीति की तरफ जाएंगे, केंद्र में जाके मंत्री बन जाएंगे, या जैसा उन्होंने चुनाव के दौरान ऐलान कर दिया कि बस वो संन्यास ले लेंगे, होगा क्या? मैं बता रहा हूं कि अगर ये इतनी स्मूथ चीजें हो जाती हैं, अगर एनडीए की सरकार बनाने की स्थिति बनती है, जो दिख नहीं रही है एग्जिट पोल के रिजल्ट में, फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में उभरती है, जेडीयू कम सीटों पर आता है, तो ज्यादा संभव है कि नीतीश कुमार नैतिक आधार पर यह मान लें कि हम कम सीटें लेकर आए हैं, इसलिए ये हक बड़े दल को, बीजेपी को जाता है, और बीजेपी यही चाहती है, चिराग पासवान भी
यही कहते रहे कि बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हम उसी को समर्थन देंगे, हम नीतीश को कतई समर्थन नहीं देंगे। और ये सारी चीजें अगर स्मूथली हो जाती हैं तो केंद्र में सच कहिए तो केंद्र के पास यानी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अनुभवी और अच्छे मंत्रियों की आज भी कमी महसूस की जा रही है और नीतीश कुमार को बड़ी आसानी से केंद्र में वो जगह मिल जाएगी। वो मांगे न मांगे उनको केंद्र सरकार ऑफर कर देगी, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। बदला लेना था वो हो चुका, उनको मटियामेट करने का मकसद नहीं था, उनको वो ऑफर दे सकती है। या जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है उनको राज्यपाल जो अंतिम कड़ी होती है राजनीति की, वो राज्यपाल बना के उनको शांत किया जा सकता है। हरियाणा और महाराष्ट्र दो राज्य आपके सामने रख रहा हूं। धुर विरोधी माने जाते थे। महाराष्ट्र के अंदर देखिए शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी साथ आ गए, उन्होंने गठबंधन बना लिया, सरकार चला रहे हैं, भाजपा को साइड कर दिए। हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में जो जेजेपी पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। चुनाव दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है। क्या फिर से बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल सकता जैसा 2015 में देखने को मिला है कि नीतीश कुमार वापिस इन्हीं के पास आ जाएं और फिर धर्मनिरपेक्षता की और सेकुलरिज्म की दुहाई दें, कहें मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कई चीजें रणनीति के तहत होती हैं और खास करके दूसरे की रणनीति के बारे में संकेत मिल भी जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए लालू प्रसाद यादव अक्सर कहा करते थे नीतीश कुमार के पेट में दांत है। वो ऐसे नहीं कहते थे कि नीतीश को समझना बड़ा मुश्किल है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बातचीत हवा में तैर रही है, उसमें जिस आशंका की ओर या जिस अनुमान की ओर आपका इशारा है उस ओर भी काम हो सकता है। ये बातें चल रही हैं, हवा में चल रही हैं, लेकिन चूंकि एथेंटिसिटी इसमें नहीं है, इसलिए अभी राजनीति में तो कई चीजें हवा में उड़ती रहती हैं। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कम सीटें आने के बाद या जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, अगर उसकी सीटें भी लगभग नीतीश कुमार के आसपास आती हैं तो कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों एक साथ होंगे। और दोनों के एक साथ होने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को बाहर से नैतिक समर्थन दे देंगे, साथ में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनको अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी है। नैतिक समर्थन देंगे और वो उन्हें हो सकता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए, जैसी चर्चा चल रही है। वक्त का तकाजा है, एक आखिरी सवाल आपसे करके कुछ चीजें समझना चाहता हूं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदले और यही तमाम परिस्थितियां उभरी जो अब दिखाई दे रही हैं, तो इस चुनाव को क्या नीतीश की हार के तौर पे देखा जाएगा आने वाले टाइम में, या नीतीश के पतन के तौर पे देखा जाएगा, या नीतीश के कुर्सी के लालच के तौर पे देखा जाएगा, या भाजपा ने नीतीश के साथ रह के नीतीश को खत्म किया, इस तौर पे देखा जाएगा, या इस तौर पे देखा जाएगा कि 31 साल का एक लड़का जो अभी राजनीति में 4-5 साल पहले आया है, उसने भाजपा को, नीतीश कुमार जैसे धुरंधर को, सबको पटखनी दे दी? किस तौर पे देखा जाएगा इस चुनाव को? देखिए, इन सबसे ये सारे सवाल जो हैं एक ही जगह निहित हैं कि अब दौर आ गया है, न्यू जनरेशन का दौर आया है। पुरानी पीढ़ी खारिज हो रही है। ये 74 वाली पीढ़ी है, 1974 के आंदोलन की उपज वाली पीढ़ी है, जिसमें लालू प्रसाद भी हैं, उसमें नीतीश कुमार भी हैं। ये पीढ़ी खत्म होगी और नए लोगों की स्थिति बनेगी। और इसके साथ एक खतरा भी है, नए लोगों का मिजाज पल पल बदलता है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़े तामझाम से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल के बाद वो खारिज कर दिए गए। यानी नई पीढ़ी ने भी उनको नहीं बचाया। उन्होंने कोई काम तो बुरा नहीं किया था, काम अच्छा ही किया था। लेकिन तेजस्वी ने जितने वादे कर दिए हैं, उन वादों को पूरा करना भी आसान नहीं होगा। और ये तेजस्वी जितनी तेजी से उभरे हैं राजनीति में, अगर उन वादों को पूरा नहीं कर पाए तो अखिलेश से भी बुरी गति में इनका पराभव होगा। बहुत शुक्रिया सर,
लेकिन मेरा सवाल फिर भी अधूरा है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा संक्षेप में अगर बताएं कि इस चुनाव को याद किस लिए किया जाएगा? नीतीश के पतन के लिए, भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश का पतन करने के लिए, या 31 साल के एक नौजवान द्वारा भाजपा जैसी संगठित पार्टी और नीतीश कुमार जैसे तजर्बेकार आदमी को पटखनी देने के लिए किस तौर पर इस चुनाव को याद किया जाएगा? 31 साल के युवा द्वारा पटकनी देने के रूप में याद किया जाएगा। सीधे एक लाइन में अगर कहें जी, 31 साल का युवा जिसकी राजनीतिक उम्र, जी, सियासी उम्र जिसकी 5 साल की है, जी, कोई लंबा वक्त नहीं है। 2015 में वो विधायक बनता है, जी, उसी समय वो उप मुख्यमंत्री बनता है, उसी में वो टूट का सामना करता है, उसी में उसके पिता जेल में होते हैं, जी, और जो पारिवारिक आवरण से जो लड़का घिरा होता है, जी, कि कहा जाता है कि लालू का बेटा है, राबड़ी का बेटा है, या मीसा का भाई है, जी, इन चीजों से, जंगल राज के आरोप जिस पर हैं, जिस पर तमाम तरह के केसेस चल रहे हैं, जी, उन तमाम आवरण से हटके उसने एक अलग पहचान बनाई, और उसकी बातचीत और उसकी रणनीति, एक लाइन में अगर उसको मार्किंग करनी हो, वो मुख्यमंत्री बने या न बने, लेकिन राजनीति में जिसका नाम प्रधानमंत्री को लेना पड़े, धुरंधर नीतीश कुमार को लेना पड़े, जिसको जहां दर्जनों सभाएं लोगों को करनी पड़ी हो, बड़े केंद्रीय नेतृत्व वाले लोग नेताओं को, जी, उस जगह पर अकेले वो लड़का जी, अगर 200 या 241 सभाएं कर लेता है, जी, दौड़ता भागता फिरता है, जी, और यह भी नहीं कि अपने साथ अपने पिता और माता का पोस्टर लगा के, जी, ये पहली बार हुआ है कि जब राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि पर अपने परिवार को एक किनारे रखकर चुनाव मैदान में उतरा, और अब उसकी सूझबूझ कहें या उसके रणनीतिकारों की सूझबूझ कहें या सलाहकारों की सूझबूझ कहें, कि एक ऐसा उसने नारा दिया 10 लाख रोजगार का, जिसको अंततः केंद्रीय नेतृत्व, जो केंद्र सरकार का है, निर्मला सीतारमन का मतलब सीधे सीधे आप केंद्र सरकार समझिए, कि उनको भी ये कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार है, यानी रोजगार के मुद्दे को उसने चुनावी मुद्दा बना दिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया, और जो एंड आपने किया कि महज 31 साल का लड़का जिसकी सियासी उम्र महज 5 साल है, उसने अच्छे अच्छे धुरंधर हो और अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने वालों को धूल चटा दी। ये चुनाव का नतीजा चाहे जो भी रहे, लेकिन उसकी रणनीति पर सबसे ज्यादा चर्चा भविष्य के आने वाले दिनों में की जाती रहेगी। लेकिन अगर उसने सही से काम नहीं किया तो जैसा सर ने बताया, हश्र अखिलेश यादव जैसा भी हो सकता है, क्योंकि नए लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं है। पुरानी कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दों से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल के लिए भी हमें दें इजाजत।